जयपुर शहर में दिसंबर की तेज ठंडी सुबह थी। मिश्रा परिवार की रसोई में अभी तक चूल्हे या गैस की आवाज नहीं आई थी। पूरा घर रजाइयों में दुबका पड़ा था। तभी घर के बड़े बेटे अनिल की आवाज रजाई से आई। आज तो हाथ पैर जम रहे। अरे कोई है क्या जो हमें चाय दे दे। तभी दूसरे कमरे से सास रत्ना की आवाज आई। अरे बेटा, तेरी ही तरह सब रजाई में घुसे पड़े हैं। कौन जाएगा इतनी ठंड में। वैसे तेरी जोरू सो रही होगी बगल में, उससे बोल थोड़ा उठने का जोर लगाएगी और सबके लिए चाय नाश्ता बनाएगी। हाँ, बहुएं तो जैसे रोबोट हैं जिन्हें ठंडी नहीं लगती। माँ जी, आज चाय नाश्ता मत बनवाना, मैं नहीं जा रही रसोई में। आज बड़ी ठंड है। मुझे तो लग रहा है रजाई से निकलते ही कहीं मैं जम न जाऊं। माँ जी, आपने अपनी छोटी बहू को बोल दो, वही बना लेगी सबके लिए खाना। उसी वक्त छोटी बहू शिखा ने भी कमरे से आवाज दी। अच्छा, छोटी बहू लोहे की बनी है क्या? मैं अभी बाहर नहीं आ रही। बाहर का नल देखना, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ जम गई है। हाथ धो तो हाथ सुन्न हो जाए। हे भगवान, रसोई कौन संभालेगा? घर में 6 लोग और उठने वाला कोई नहीं। माँ जी, मैं उठ जाऊंगी लेकिन आधे घंटे बाद। अब सास खुद ही गुस्से में पैर पटकते हुए बोली। हे भगवान, घर को होटल समझ रखा इन बहुओं ने। तभी अचानक से रसोई से ठक ठक की आवाज आई, जिसे सुनकर सभी चौंक गए। हैं? कौन है रसोई में? अब सास खुद ही किचन में गई, लेकिन वहां का हाल देखकर हैरान रह गई। हाय राम, रसोई शिमला बनी पड़ी है। तभी सास गैस जलाने की कोशिश करती है। अरे ये क्या, ये सिलेंडर भी लगता है खत्म हो गया। अरे ओ रजत, तूने सिलेंडर बुक नहीं करवाया था क्या? तभी छोटा बेटा रजाई से झांकते हुए अपने कमरे से बोला। ओ, भूल गया माँ, आज चूल्हा जलाकर उसी से काम चला लीजिए। अरे जमाना जुगाड़ करता था, मैं नहीं। मैं तो एलपीजी वाली औरत हूँ, मुझसे ये चूल्हा नहीं जलता। ये तो बस तुम्हारी दादी माँ का शौक था। इतने में बड़ी बहू बोली। माँ जी, आप चूल्हा जला लीजिए, मैं मोबाइल पर आपकी रील बना दूंगी, सच में वायरल हो जाएगा। अरे चुप, मुझे सोशल मीडिया वाली शेफ नहीं बनना। ऐसा कहकर वो भी रसोई से बाहर निकल आई। फिर तभी घर का सबसे मजबूत किरदार यानी कि दादी जी अपने कमरे से बाहर आती हैं, कांपते हुए, लेकिन फिर भी उनकी आवाज बिल्कुल शेर जैसी थी। क्या हो गया? क्यों तुम सबने हल्ला मचा रखा है? सर्दी है, कोई तूफान थोड़ी आया है। अब ठंड की वजह से तो हम नाश्ता करना नहीं छोड़ सकते ना। लेकिन माँ जी, रसोई में तो बर्फ जमी पड़ी है। जमा है तो पिघला लो। चलो हटो, रसोई मुझ पर छोड़ो। तुम सबको ठंड लग रही है ना, तो घुसी रहो रजाइयों में। लेकिन इस बुढ़िया में अभी भी दम है, अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके। उनकी आवाज से दोनों बहुएं भी बाहर आ गई। बाय गॉड, ये दादी माँ को भी चैन नहीं है। एक हम है जवान खून जिनसे बिस्तर नहीं छोड़ा जाता, और एक ये है 80 साल की बूढ़ी दादी जिन्हें इस उम्र में भी चैन नहीं पड़ता। अब दादी सास ने लकड़ी का पुराना चूल्हा निकाला, जिसे देखकर सिया चौंक गई। दादी, ये अभी भी घर में है? हाँ बहू, तुम लोगों के फैशन बदलते हैं, पर हमारा जुगाड़ कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। हमें तो आज भी यही चूल्हा भाता है, तेरी सास की तरह नहीं कि बस सिलेंडर के भरोसे ही बैठे रहे। कुछ भी मत बोलिए माँ जी, भूल गई आप जब मैं नई नई ब्याह कर आई थी, तब आप इसी पर मुझसे खाना बनवाती थी। हाँ, क्योंकि इससे फालतू के सिलेंडर के पैसे भी बचते हैं और खाने में स्वाद भी आता है। लेकिन तुझे क्या, तुझे तो इन सब से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे आप सब लड़िए मत, और आप ये बताइए दादी माँ कि आप ये चूल्हा जलाएंगी कैसे, क्योंकि छत पर रखी लकड़ियां तो गीली भी होंगी। अरे तू बस देखती जा, तुम्हारी दादी सास तुम्हारी सास की तरह निकम्मी नहीं है, बल्कि जुगाड़ एक्सपर्ट है। पहाड़ों और खेतों से घिरा छोटा सा शांत गांव हरिपुर। यहीं के बीचों बीच दोपहर होते ही एक जगह सबसे ज्यादा भीड़ नजर आती है, मीना का बिरयानी के ठेले पर। मीना का ठेला खुलते ही गांव वाले ऐसे उमड़ पड़ते जैसे कोई मेले की शुरुआत हो गई हो। हर किसी की प्लेट में गर्मा गर्म बिरयानी, ऊपर से छनते घी की महक। मीना, आपकी बिरयानी सच में लाजवाब है। इतना स्वाद तो किसी बड़े होटल में भी नहीं मिलता। अरे बस तुम सब खुश रहो बस। मीना सूरज उगने से पहले ही उठ जाती, आंगन बुहारती, चूल्हे में आग जलाती और धीरे धीरे अपना मशहूर बिरयानी बनाना शुरू कर देती। धीमी आंच पर पकते चावल की खुशबू, उबलते मसालों में पकता मटर मीना के घर को सुबह ही स्वाद से भर देता। दोपहर होते ही मीना अपना ठेला लेकर गांव के बीचों बीच पहुंच जाती।
जैसे ही हांडी का ढक्कन खुलता, बिरयानी की खुशबू हवा में फैल जाती। उसी समय खेतों में काम कर रहे किसान भी इसे महसूस करते। अरे भाई, मीना ने ठेला लगा दिया लगता है। अब तो भूख और लग गई। चले भाई, नहीं तो देर हो जाएगी। मीना, एक प्लेट इधर भी, मुझे थोड़ा ज्यादा बिरयानी डाल देना। मीना मुस्कुरा मुस्कुरा कर सबको बिरयानी देती जाती। स्वाद लेकर खाते और दिल भर कर तारीफ करते। गांव में चंद्रकांत का बड़ा होटल था। दुकान अच्छी चलती थी, पर मीना के ठेले की भीड़ देखकर उसे अंदर ही अंदर जलन होने लगती थी। छोटू, देख तो फिर भीड़ लग गई इस मीना के ठेले पर। हाँ मालिक, लोग कहते हैं मीना की बिरयानी में बहुत स्वाद होता है। काश इसका ठेला ही बंद हो जाए, सारा धंधा मेरा ही होता। पर गांव वाले मीना को इतना चाहते थे कि चंद्रकांत चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता था। दिन गुजरते गए। मीना रोज वैसे ही सुबह जल्दी उठती, बिरयानी बनाती और दोपहर को ठेला लगाकर पूरे गांव को खिलाती। लोग मजे से खाते, प्लेट चाटते और कहते, मीना, आज भी आपकी बिरयानी कमाल की है। मीना मुस्कुरा देती और मन ही मन बेटे के लिए दुआ करती। उसी दोपहर मीना ठेले पर लोगों को बिरयानी परोस रही थी। अचानक पीछे से एक आवाज आई। माँ, मीना ने पलटकर देखा और खुशी से भर उठी। अरे चमन, तू आ गया। चमन तुरंत मीना की मदद में लग गया। किसी को पानी दे रहा था, किसी को चावल डाल रहा था। अरे बेटा, कैसा है तू? शहर में पढ़ाई अच्छी चल रही है? जी चाचा, सब ठीक है। सबके चेहरे पर खुशी थी। शाम तक बेटा ठेले पर माँ का हाथ पटाता रहा। शाम को दोनों साथ घर लौटे। मीना ने दरवाजा बंद किया और धीरे से पूछ लिया, बेटा सच सच बता, सब ठीक है ना? बेटा कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, माँ, मेरी कॉलेज की फीस बाकी है। अगर कल तक नहीं भरी तो मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। पूरे 15,000 रुपए चाहिए माँ। मीना की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, माँ कुछ न कुछ कर लेगी। मीना के मन में तूफान था, पर चेहरे पर सिर्फ हिम्मत थी, अपने बेटे के सपनों को बचाने की हिम्मत। अगली सुबह मीना मन भारी करके चंद्रकांत के घर पहुंची। दरवाजे पर चंद्रकांत आराम से चाय पी रहा था। अरे मीना, आज कैसे आना हुआ? ठेले पर भीड़ छोड़कर यहाँ? चंद्रकांत जी, एक मदद चाहिए थी। मेरे बेटे की फीस बाकी है 15,000 रुपए। चंद्रकांत की आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, वाह, आज तो खुद चलकर फंसने आई है। अब इसका ठेला और घर सब मेरा हो जाएगा। वो धीरे से बोला, ठीक है मीना, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। अगर 6 महीने में पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारा ठेला और तुम्हारा घर दोनों मेरे हो जाएंगे। मीना के दिल पर जैसे भारी पत्थर गिर गया, पर बेटे के भविष्य का सवाल था। थोड़ी देर सोचकर उन्होंने सिर हिला दिया। ठीक है चंद्रकांत जी। चंद्रकांत से पैसे लेकर घर लौटी। आंखों में डर था, पर हाथों में उम्मीद। उन्होंने 15,000 रुपए अपने बेटे को दिए। माँ, इतने पैसे कहाँ से? बस पढ़ाई पूरा कर ले बेटा, यही काफी है। माँ, मैं वादा करता हूँ कि आपको कभी शर्मिंदा नहीं करूँगा। और फिर वो शहर वापस चला गया। मीना उसे जाते हुए देखती रही। आंखें नम थी, पर दिल भरा हुआ अपने लाल के सपनों से। कई दिन बीत गए। मीना रोज की तरह अपना बिरयानी बनाकर बेचने लगी। उनके ठेले पर हर दिन पहले जैसा ही भारी भीड़ लगती। लोग कहते हैं, मीना, मेरे लिए 2 प्लेट देना। मीना का ठेला फिर से पहले जैसा फूलने फलने लगा था, लेकिन गांव के दूसरी तरफ एक शख्स था जिसे ये अच्छा नहीं लग रहा था, चंद्रकांत। अच्छा, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर ये ठेला भी मेरा और इसका घर भी मेरा। एक शाम दिन ढलने को था। मीना हांडी समेट रही थी कि तभी चंद्रकांत लाठी टेकता हुआ आ पहुंचा। मीना, कैसी हो? बस याद दिलाने आया था कि 2 दिन बचे हैं। मीना उसे जाते देखती रह जाती है। भगवान जाने क्या होगा। उस रात मीना को नींद नहीं आती। वो मन में ढेरों सवाल। कैसे चुकाएंगी कर्ज? कहाँ से लाऊं पैसे? क्या ठेला भी चला जाएगा?
दूसरे दिन मीना ठेला लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। गांव वाले उनके दरवाजे तक आते हैं, पर वो सिर झुकाए हुए कहती, आज नहीं बेटा, आज नहीं। लगातार 2 दिन मीना ठेला नहीं लगाती। गांव में चर्चा फैल जाती है। दोनों दिन निकल जाते हैं। सुबह चंद्रकांत गुस्से में मीना के घर पहुंचता है। मीना, चलो सामान बांधो, समय पूरा हो गया। अब ये घर और ठेला सब मेरा। कुछ दिन और दे दो चंद्रकांत, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। ना, अब कुछ नहीं होगा। गांव वाले भीड़ लगाकर खड़े हो जाते हैं। चंद्रकांत जी, थोड़ा रहम कर दो। ये मेरा और इसका मामला है, बीच में मत पड़ो। तभी अचानक दूर से एक सरकारी गाड़ी मीना के घर के सामने आकर रुकती है। सब पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। गाड़ी से 2 पुलिस वाले उतरते हैं और उनके साथ उतरता है मीना का बेटा, जो अब एक बड़ा अधिकारी बन चुका था। ओ भगवान, ये तो मेरा चमन है। मीना की आंखें भर आती हैं। चंद्रकांत जी, जितने भी पैसे माँ ने उधार लिए थे, ब्याज समेत सारे पैसे चुका दिए गए हैं। पुलिस वाला रसीद चंद्रकांत के हाथ में थमा देता है। चंद्रकांत का घमंड हवा हो जाता है। माथा झुकाकर चुपचाप चला जाता है। गांव वाले भी खुश हो गए। माँ, आपके सपनों की वजह से तो आज मैं ये हूँ। अब चलो मेरे साथ शहर चलकर रहो। नहीं बेटा, मैं शहर में क्या करूँगी? मेरा मन तो यही गांव में और मेरे ठेले में लगता है। बेटा मुस्कुराकर सिर हिलाता है। मीना फिर से अपना ठेला लगाने लगती है। भीड़ पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। मीना, आज दुगुना बनाना। इस तरह मीना की बिरयानी पूरे गांव का प्यार बन गई और मीना की मेहनत और बेटे की लगन ने उन्हें हमेशा के लिए सम्मान दे दिया। ये कहानी है रांची गांव की। एक ऐसा गांव जहां दूर दूर तक हरियाली फैली थी और गांव के पीछे घना जंगल शुरू हो जाता था। उसी जंगल के किनारे एक सादा सा मिट्टी का घर था। इस घर में रहता था राजू, गांव का सबसे मशहूर आदमी। मशहूर इसलिए नहीं कि उसके पास दौलत थी, बल्कि इसलिए कि उसके हाथों में बना पत्ते पर परोसा गया मटन चावल पूरे इलाके में सबसे स्वादिष्ट माना जाता था। राजू का कोई ठेला नहीं था, कोई दुकान नहीं थी। वह अपने ही घर में मटन पकाता और घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे लोग पत्तल बिछाकर बैठ जाते। जंगल की ठंडी हवा, लकड़ी की आंच और मसालों की खुशबू सब मिलकर ऐसा माहौल बनाते कि भूख अपने आप दोगुनी हो जाती। एक दिन दोपहर से ही राजू चूल्हे पर मटन चढ़ा चुका था। लकड़ी धीरे धीरे जल रही थी और हांडी से मसालों की खुशबू हवा में फैल चुकी थी। तभी गांव वाले इकट्ठा होकर चिल्लाने लगे, अरे राजू, मटन पका कि नहीं? बहुत भूख लगी है भाई। राजू अंदर से हंसता हुआ बाहर आया और बोला, बस 10 मिनट और रुक जाओ, मटन पकने ही वाला है। अरे भाई, कितना समय हो गया, थोड़ी और लकड़ी डाल दे, जल्दी पक जाएगा। नहीं भाई, यही तो असली कमाल है। मटन अगर धीरे धीरे पके तभी मसाले अंदर तक जाते हैं। जल्दी में पकाया तो स्वाद मर जाएगा। ठीक है गुरु, तुम जो कहो, लेकिन जल्दी लाओ, पेट में चूहे कूद रहे हैं। थोड़ी देर बाद राजू ने हांडी उतारी। मटन पूरी तरह रस में डूबा हुआ था। उसने बड़े प्यार से पेड़ के पत्तों पर पहले खिले खिले चावल परोसे, ऊपर से मटन डाला, साइड में पापड़, नींबू और प्याज रखे। गांव वाले खाने लगे। एक आदमी ने मुंह में निवाला डालते ही कहा, भाई, ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। मटन इतना रसीला है कि हर बाइट में मजा आ जाता है। राजू, सच कहे तो तू जादू करता है। ऐसा मटन बस तुम्हारे पास ही मिलता है। राजू बस मुस्कुरा देता। थोड़ी ही देर में सारा मटन खत्म हो गया। लोग तृप्त होकर उठे और राजू अपनी कुल्हाड़ी उठाकर फिर जंगल की ओर लकड़ी लाने निकल पड़ा। जंगल के अंदर राजू लकड़ी काट रहा था। कुल्हाड़ी की थक थक आवाज गूंज रही थी कि तभी झाड़ियों के पीछे से घोड़ों की आहट सुनाई दी। राजू ने चौंक कर सिर उठाया। सामने एक राजा और उसके 2 सिपाही खड़े थे। उनके चेहरे थके हुए थे और कपड़ों पर धूल जमी थी। अरे ओ, सुनो, हमारे राजा को बहुत भूख लगी है। यहाँ से गांव कितनी दूर है? महाराज, यहाँ से गांव तो बहुत दूर है, पर मेरा घर यहीं पास में है।
अगर आज्ञा हो तो आप मेरे घर चल सकते हैं। ठीक है, वैसे भी बहुत देर हो गई है, आज कोई शिकार नहीं मिला, चलो इसी के घर चलते हैं। राजा और सिपाही राजू के साथ उसके घर पहुंचे। राजू बोला, महाराज थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके लिए बढ़िया मटन चावल बनाता। ठीक है, लेकिन जल्दी बनाओ, भूख बहुत लगी है। राजू फुर्ती से काम में लग गया। थोड़ी ही देर में वह मटन चावल परोस लाया। राजा जमीन पर बैठा और जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, सच कहता हूँ, ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। इतना रसीला मटन हमारे राज्य में कोई ऐसा नहीं बनाता। महाराज, ये हमारे रांची गांव का मशहूर मटन चावल है। इसे धीरे पकाने में ही इसका असली स्वाद छुपा है। खाना खत्म कर राजा और सिपाही चले गए। कुछ देर बाद राजू गांव सामान लेने गया। वहां कुछ लोग घबराए हुए मिले। राजू, तुम्हें पता है, पास के गांव का राजा हम पे हमला करने वाला है। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले वही राजा अपने सिपाहियों के साथ रास्ता ढूंढ रहा था। हमारे राजा ने पीछा किया, पर वो छिप गए। ये सुनते ही राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया, वही राजा उसके घर खाना खाकर गया था। वह दौड़ता हुआ घर लौटा और अंदर जाकर बुदबुदाया, अगर हमारे राजा को पता चल गया कि मैंने दुश्मन राजा को अपने घर में छुपाया था, तो मेरी खैर नहीं। रांची गांव के राजा तक यह खबर पहुंच चुकी थी कि गांव में किसी आदमी ने शत्रु राजा को अपने घर में छुपाया था। राजा आग बबूला हो उठा। उसी दिन दरबार बुलाया गया। दरबार में राजा ने गुस्से में घोषणा की, जिस किसी ने हमारे दुश्मन को अपने घर में पनाह दी है, उसे ढूंढकर मेरे सामने लाया जाए, और जो भी उसकी खबर देगा, उसे मैं ढेर सारे हीरे और जवाहरात दूंगा। राजा की यह घोषणा सुनते ही खबर गांव में आग की तरह फैल गई। चौपाल, गलियां, खेत, हर जगह बस इसी की चर्चा थी। अरे अगर मुझे पता चल गया कि वो गद्दार कौन है, तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। ऐसे थोड़ी पता चल जाएगा, खोजबीन करनी पड़ेगी भाई, तभी कोई सुराग मिलेगा। ये सारी बातें चुपचाप सुन रहा था मधु, जो राजू के घर के पास ही रहता था। अगर राजा इतने हीरे जवाहरात दे रहा है, तो लगता है किस्मत अब मुझ पर मेहरबान होने वाली है। उसे याद आ गया, कल शाम राजू के घर के पास से घोड़ों की आवाज आई थी। मधु तेज कदमों से राजू के घर पहुंचा और बाहर से चिल्लाया, अरे राजू! ओ राजू! घर पर है क्या? अंदर से कोई आवाज नहीं आई। लगता है जंगल लकड़ी लेने गया होगा। तभी पीछे से राजू आ गया। अरे मधु, अभी तक मटन पका नहीं है, थोड़ी देर में आना। मैं मटन खाने नहीं आया भाई, एक खबर देने आया हूँ। कैसी खबर? आज राजा ने ऐलान किया है, जो कोई उस गद्दार की खबर देगा जिसने दुश्मन राजा को घर में छुपाया था, उसे ढेर सारे हीरे और जवाहरात मिलेंगे। यह सुनते ही राजू का चेहरा पीला पड़ गया। अरे पर अब किसे पता होगा कि किसने दुश्मन को छुपाया था? पर मुझे पता है ना। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन है वो? ये बात मैं कल अपने राजा को ही बताऊंगा। इतना कहकर मधु वहां से चला गया। राजू वहीं खड़ा रह गया। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। अब क्या होगा? अगर राजा को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी ओर दुश्मन राजा अपने महल में आग बबूला था। रसोई में खड़े होकर वह अपने बावर्ची पर चिल्ला रहा था, क्यों रे, तू रांची जैसा मटन चावल क्यों नहीं बना पा रहा? तेरे पास दुनिया भर के मसाले हैं, फिर भी उस जैसे स्वाद क्यों नहीं आ रहा? महाराज, मैंने पूरी कोशिश की है। महाराज, आपने जो मटन चावल खाया था, वो एक खास लकड़ी के चूल्हे पर पकता है। उसी लकड़ी की धीमी आंच से मटन में अनोखा स्वाद आता है। हमारे राज्य में वैसी लकड़ी नहीं मिलती, इसलिए स्वाद वैसा नहीं बन पा रहा। मुझे बहाने नहीं सुनने, मुझे वही मटन खाना है। जाओ, जाकर ले आओ। कुछ ही देर में एक सिपाही राजू के घर की ओर निकल पड़ा। उधर राजू घर के अंदर डरा सहमा बैठा था। क्या मैं खुद जाकर राजा को सब सच बता दूं?
शायद सजा कम हो जाए। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। राजू का कलेजा मुंह को आ गया। उसने डरते हुए दरवाजा खोला। सामने वही सिपाही खड़ा था। तुम यहाँ? हमारे राजा को तुम्हारे हाथ का मटन खाना है, जल्दी बनाओ, मैं लेने आया हूँ। पर अगर मटन चावल यहाँ से ले गए तो रास्ते में ठंडा हो जाएगा, स्वाद खराब हो जाएगा। उसे यहीं गरम गरम खाना पड़ेगा। मुझे समझाने की कोशिश मत कर, जल्दी बना कर दे, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। डर के मारे राजू ने मटन चावल बनाया, पत्ते में लपेटा और देते हुए फिर कहा, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, इसमें स्वाद नहीं रहेगा। सिपाही कुछ सुने बिना चला गया। महल में दुश्मन राजा ने जैसे ही पहला निवाला खाया, ये क्या है? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं। ये मटन कहाँ से लाए हो? महाराज, उसने कहा था कि अगर वहीं गरम गरम खाओगे तभी अच्छा लगेगा, ठंडा होते ही स्वाद बिगड़ जाता है। राजा सोच में पड़ गया। कुछ पल बाद बोला, ठीक है, जाओ और उसे बता दो, 2 दिन बाद हम खुद उसके घर आएंगे मटन खाने। सारी तैयारी रखने को कहना। सिपाही वापस आया और राजू से बोला, सुनो, हमारे राजा 2 दिन बाद तुम्हारे घर आएंगे, मटन खिलाने की तैयारी रखना। यह सुनते ही राजू की आंखों में एक चमक आ गई। यही मौका है, अब खेल पलट सकता है। बिना देर किए राजू सीधा रांची के राजा के पास निकल पड़ा। राजू हिम्मत जुटाकर सीधे महल पहुंच गया। दरबार में कदम रखते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या तुम जानते हो कि हमारे दुश्मन को किसने छुपाया था? जी महाराज, इसी बारे में बात करने आया हूँ। राजा ने तेज नजर से देखा। तो जल्दी बताओ, वो धोखेबाज कौन है? हम उसे अपने हाथों से सजा देंगे। राजू ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में बोला, महाराज, वो दुश्मन राजा मैंने ही अपने घर में छुपाया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा गुस्से से गरजा, क्या तुम ही वो गद्दार हो? सिपाहियों, तुरंत इसे कैद में डाल दो। सिपाही आगे बढ़े ही थे कि राजू जोर से बोला, रुकिए महाराज, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। राजू ने जंगल से लेकर मटन खिलाने तक की पूरी कहानी सुना दी। उसने आखिर में कहा, महाराज, वही राजा कल फिर मेरे घर मटन चावल खाने आने वाला है। हम उसे वहीं पकड़ सकते हैं। पर कैसे? मैं मटन में नींद की दवा मिला दूंगा। जैसे ही वो खाएगा उसे गहरी नींद आने लगेगी। तब आप चुपके से आकर उसे बंदी बना सकते हैं। बहुत बढ़िया योजना है, पर ध्यान रखना, उसे जरा भी शक नहीं होना चाहिए। जी महाराज, मैं पूरी सावधानी रखूंगा। राजू दरबार से बाहर निकला तो रास्ते में उसे मधु मिल गया। मधु उसे देखकर चौंक पड़ा। अरे राजू, तुम यहाँ? मधु, क्या तुमने राजा को बता दिया कि वो गद्दार कौन था या नहीं? नहीं, अभी बताने ही जा रहा था। अरे रहने दे भाई, मैंने खुद ही बता दिया कि गद्दार कौन था। यह सुनते ही मधु का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि राजू डर रहा है या कोई बड़ी चाल चल चुका है। राजू बिना रुके आगे बढ़ गया। अब उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद था, कल की तैयारी। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणों के साथ राजू की आंख खुली। दिल में डर था, फिर भी उसने खुद से कहा, बस आज कोई गड़बड़ ना हो। यह सोचकर वह तुरंत काम में लग गया। मटन को अच्छी तरह धोया, उसमें मसाले मिलाए और लकड़ी के चूल्हे पर हांडी चढ़ा दी। धीमी आंच पर पकता मटन पूरे घर में खुशबू फैला रहा था। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर खटखट हुई। राजू घबरा गया। लगता है राजा आ गया। वह डरते हुए बाहर निकला। सामने गांव का आदमी रामू खड़ा था। अरे रामू, तुम यहाँ? बहुत भूख लगी है भाई, जल्दी मटन चावल की प्लेट लगा दे। आज नहीं भाई, आज मटन नहीं बिकेगा, कल आना। पर खुशबू तो आ रही है। आज मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। ये मटन उनके लिए है, तुम जाओ। रामू चला गया। तभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आई।
कुछ ही पल में दुश्मन राजा अपने 2 सिपाहियों के साथ आ पहुंचा। राजू मटन बनाया है ना? जी महाराज, बस 5 मिनट रुकिए। वह अंदर गया, पत्ते पर मटन चावल परोसा। उसने पहले ही उसमें नींद की दवा मिला दी थी। राजा जमीन पर बैठा और खाने लगा। वाह क्या स्वाद है, ऐसा मटन तो मैं रोज खाना चाहूं। खाकर उठते हुए राजा हंसकर बोला, राजू सच कहूं तो तुम्हारे हाथ का मटन लाजवाब है, कुछ दिन मैं रोज यही खाऊंगा। राजू मन ही मन बोला, काश तुम्हें पता होता कि आगे क्या होने वाला है। बहुत खा लिया, अब नींद आ रही है। हाँ, थोड़ा यहीं आराम कर लेता हूँ। यह कहकर वह वहीं लेट गया। बाहर उसके सिपाही इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में झाड़ियों के पीछे से रांची गांव के राजा अपने सिपाहियों के साथ प्रकट हुए। उन्होंने इशारा किया और चुपचाप अंदर घुसे। रांची के राजा ने धीमी आवाज में कहा, इसे बांध लो। सिपाहियों ने दुश्मन राजा और उसके दोनों सिपाहियों को बिना आवाज किए बांध लिया। जब तक दुश्मन राजा की आंख खुलती, वह कैदी बन चुका था। दुश्मन राजा के पकड़े जाने के बाद रांची गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अगले ही दिन राजा ने दरबार में राजू को बुलवाया। राजा ने सबके सामने कहा, राजू, तुमने हमारे राज्य पर से बहुत बड़ा खतरा टाल दिया है। तुम्हारी बुद्धि और साहस ने हमें बचाया है। महाराज, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया। राजा ने उसे इनाम के तौर पर हीरे और सोने के सिक्के दिए। इनाम मिलने के बाद भी राजू बदला नहीं। वह फिर से रोज की तरह अपने घर में मटन पकाता और पेड़ के नीचे गांव वालों को पत्ते पर मटन चावल खिलाता। लोग पहले से भी ज्यादा प्यार से आने लगे। एक दिन राजू जंगल में लकड़ी तोड़ रहा था। कुल्हाड़ी की आवाज गूंज रही थी कि तभी पीछे से आवाज आई, अरे सुनो, यहाँ से गांव कितनी दूर है? फिर से राजू की कहानी यहीं खत्म होती है, जहाँ हर मोड़ पर स्वाद, समझदारी और इंसानियत साथ चलती है।